हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग अरुण। तो यार अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सारी सीरीज़ को, मतलब कि आयरन मैन 1 मूवी से लेके एवेंजर्स एंड गेम तक सारी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो भी सीरीज़ वाइज। तो गाइस ये हमारी पहली मूवी आयरन मैन जिसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे हम आयरन मैन के बारे में, मतलब गाइस रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में, जिनकी पहली मूवी थी आयरन मैन, जिससे एमसीयू की शुरुआत हुई थी। अब गाइस आयरन मैन को वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं जो कि सुपर हीरो के फैंस हैं, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आयरन मैन की और इनको नहीं जानते, मतलब कि नहीं जानते आयरन मैन कहाँ से आया था। तो गाइस आज बात करेंगे आयरन मैन की फर्स्ट मूवी आयरन मैन के बारे में, जो कि 2008 में रिलीज़ हुई थी। आयरन मैन का रोल प्ले किया था हमारे प्यारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने। इसे आयरन मैन की वजह से ही पूरी एमसीयू सिनेमैटिक यूनिवर्स फेमस होता, जब इसकी फ्रेंचाइज फेमस हुई थी। तो गाइस ये मूवी स्टार्ट होती है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है गाइस टोनी स्टार्क, जो कि हावर्ड स्टार्क का बेटा होता है। टोनी स्टार्क गाइस एक जीनस बच्चा होता है जो कि बचपन से ही करोड़पति होता है। गाइस टोनी बचपन से ही बहुत जीनियस था, उसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया बदलाव लाया था। गाइस टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क एक साइंटिस्ट थे जो कि यूएस मिलिट्री के लिए हथियार बनाने का काम किया करते थे। गाइस जब टोनी 21 साल का था तो उसके माता और पिता दोनों मारे गए थे एक कार एक्सीडेंट में, जिसके बाद उसके पिता की विरासत को टोनी ने और उसके पिता के दोस्त ओबेडाई स्टेन ने संभाला था। टोनी की कंपनी का नाम था गाइस स्टार्क इंडस्ट्रीज़, वो अपनी कंपनी का मालिक था और ओबेडन स्टेन उसकी कंपनी का मैनेजर था। उसके बाद गाइस टोनी ने अपने देश के लिए बहुत ही एडवांस वेपन बनाए, जिससे उसकी कंपनी तरक्की करने लगी और टॉप पर पहुंच गई। पर गाइस टोनी बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी था और जिसकी वजह से ओबेडन स्टेन उससे बहुत ही चिढ़ता था। वो चाहता था कि वो कंपनी का मालिक बन जाए। टोनी स्टार्क एक दिन अफ़गानिस्तान के लिए जा रहा होता है और वो अफ़गानिस्तान अपने दोस्त रोडी के साथ जा रहा होता है। और गाइस अफ़गानिस्तान पहुंचकर वो मिलिट्री वालों को अपनी मिसाइल का एक डेमो देता है और उसके बाद वो वापस मिलिट्री वालों की गाड़ी में बैठकर वापस आ रहा होता है। वापस आते समय उसकी कार के ऊपर एक हमला होता है, जिसमें गाइस जब टोनी वहाँ पर गिरा हुआ होता है तो उसके पास उसी की कंपनी के नाम का एक बम आकर गिरता है, जिसके ऊपर स्टार्क इंडस्ट्रीज़ लिखा होता है। वो गाइस वहाँ पर बम फट जाता है और टोनी घायल हो जाता है और उस बम के टुकड़े टोनी के सीने में घुस जाते हैं। गाइस बाद में जब टोनी को होश आता है तो वो एक गुफा में खुद को पाता है और उसके सीने पर एक अजीब सी मशीन लगी होती है। गुफा में उसके साथ एक जिनसन नाम का आदमी होता है जिसने उसकी जान बचाई होती है। और जिनसन टोनी को बताता है कि उसके शरीर के अंदर जो बम के टुकड़े घुस गए थे वो उन्हें निकाल देता है, पर सारे टुकड़े नहीं निकाल पाता है क्योंकि कुछ टुकड़े उसके दिल के काफ़ी करीब होते हैं। इसलिए वो उसके शरीर के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देता है, जिससे वो टुकड़े दिल के पास नहीं पहुंचते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कार की बैटरी से कनेक्टेड था जो कि उससे चल रहा था। जिनसन उसे बताता है कि वो अब आतंकवादियों की कैद में है और वो ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां से उसे कोई बचाने नहीं आ सकता। उसके बाद वे आतंकवादी आते हैं और टोनी से कहते हैं कि वो उसे एक नया जेरिको मिसाइल बना कर दें, जैसा कि वो मिलिट्री वालों के लिए बना कर लाया था, और वो उसे जाने देंगे। पर टोनी जानता था कि अगर वो उन्हें मिसाइल बना कर दे देगा तो भी वो उसे मार देंगे। वो मिसाइल बनाने के लिए हाँ कर देता है, पर वो अपने निकलने का जुगाड़ वहाँ से बना रहा होता है। टोनी वहाँ देखता है कि उसकी कंपनी के बहुत सारे हथियार वहाँ पर हैं जो उसे बिना बताए वहाँ पर बेच दिए गए थे। फिर गाइस टोनी इरिडियम नाम की धातु की मदद से एक आर्क रिएक्टर बनाता है। आर्क रिएक्टर गाइस एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी सेव करने वाला ये एक डिवाइस होता है। और गाइस इस आर्क रिएक्टर का इन्वेंशन टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क ने किया था, जो कि उनकी कंपनी में लगा होता है और वो बहुत ही बड़े साइज़ का होता है जो पावर देने का काम करता है। और गाइस टोनी ने आर्क रिएक्टर को एक छोटे साइज में बनाया जिससे वो अपनी चेस्ट पर लगा सके। और गाइस आर्क रिएक्टर के अंदर इतनी पावर होती थी कि वो कई साल तक उस इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइस को बिना कार की बैटरी के चला सकता था। पर टोनी का प्लान तो कुछ और ही था, वो वहाँ से भागना चाहता था, इसलिए तैयार बना रहा था। और गाइस यहाँ पर जिनसन के साथ मिलकर टोनी एक सूट बनाता है, यानी कि एक आर्मर बनाता है, जिसे मार्क 1 का नाम दिया जाता है। वो गाइस सूट बन जाता है और जब उसे टोनी जिनसन की मदद से पहन रहा होता है तो
आतंकवादी उसे कैमरे से देख रहे होते हैं, पर उन्हें कैमरे में कुछ दिखाई नहीं देता तो उन्हें उन पर शक होने लगता है और वो उस रूम की तरफ अपने कुछ गार्ड्स भेजते हैं। सूट की प्रोसेसिंग पूरी नहीं हुई थी, इसलिए यिनसेन उन गार्ड्स को रोकने के लिए एक बंदूक लेकर उनकी तरफ भागता है ताकि वो उनका ध्यान बटा सके और टोनी अपने सूट को पूरी तरह से पहन सके। टोनी गाइज उन सभी आतंकवादियों को मारकर और की कंपनी के जो हथियार होते हैं उन सबको जलाकर वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से भाग जाता है और वो एक पास के रेगिस्तान में जाकर गिरता है जहाँ पर उसका सूट पूरा टूट जाता है। फिर टोनी पैदल वहाँ से जा रहा होता है तो उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और हेलीकॉप्टर में जो गार्ड बैठे होते हैं वो उसे देख लेते हैं क्योंकि वो टोनी को ही ढूंढ रहे थे। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर लैंड कराते हैं और टोनी को बचाने उसका दोस्त रोडी आता है। रोडी उसे वापस बैठा कर ले जाता है और टोनी अफ़गानिस्तान से वापस न्यूयॉर्क आ जाता है। उसके बाद टोनी न्यूयॉर्क आने के बाद गाइज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और वहाँ पर गाइज़ वही अनाउंस कर देता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ अब से हथियार नहीं बनाएगी क्योंकि उसके हथियारों का गलत प्रयोग होता है, इसलिए वो हथियार अब बनाने बंद कर देगी। टोनी के इस फैसले से ओबेडाय स्टेन और कंपनी के बहुत से लोग टोनी से नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि कंपनी के शेयर्स जो कि उनके हथियारों की सेलिंग पर चल रहे थे वो शेयर्स गिरने लगते हैं। गाइस टोनी ओबेडाय स्टेन को बताता है कि जैसा कि आर्क रिएक्टर वो बड़ा बना रहे हैं वैसा वो छोटा भी बना सकते हैं और वो उसे उस आर्क रिएक्टर को दिखाता है कि उसने वो आर्क रिएक्टर बना लिया है। उसके बाद गाइस टोनी एक और आर्क रिएक्टर बनाता है जो कि पहले वाले आर्क रिएक्टर से बेहतर होता है और भी ज़्यादा ताकतवर होता है। उसके बाद गाइस टोनी पेपर को बुलाता है और उसकी मदद से एक नए आर्क रिएक्टर को अपने सीने के अंदर लगवाता है और वो आर्क रिएक्टर पिछले वाले आर्क रिएक्टर से भी ज़्यादा पावरफुल होता है जो कि उसने अपनी लैब में बनाया होता है। उसके बाद गाइस टोनी अपनी लैब के अंदर कई दिनों तक नए सूट को बनाने के लिए लग जाता है। गाइस अपनी लैब में था, उसके पास सारा ज़रूरी सामान था जो उसे चाहिए होता था और उसने फिर अब की बार एक एडवांस आर्मर बनाया था जिसे कि मार्क 2 का नाम दिया गया था और उसे वो अपने नए आर्क रिएक्टर से पावर देता है। उसके बाद वो उस सूट को ट्राई करता है और उससे एक उड़ान भर के देखता है। लैब से बाहर निकल जाता है और हवा में उड़ने लगता है और वो उसके बाद बहुत ऊंचाई तक जाता है। वो ऊपर जाने लगता है, वो उसमें अपना AI लगाता है जिसका नाम जार्विस होता है। गाइस जार्विस उसे बताता है कि आपके सूट की एनर्जी कम हो रही है। बादलों से ऊपर जाते जाते उसके सूट पर बर्फ़ जमने लगती है जिससे उसका सूट अपने आप ही नीचे गिरने लगता है। नीचे आते आते उसका सूट फिर से काम करना शुरू कर देता है और उसके मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाते हैं और वो फिर से उड़ने लगता है। इसके बाद गाइस वो इस प्रॉब्लम को देखता है और इस पर भी काम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में गाइस हमें दिखाया जाता है कि टोनी एक टीवी की स्क्रीन पर देखता है कि ओबेडाय स्टेन ने उस कंपनी में पार्टी दी है जिसमें कि सब लोग आए हैं, बस टोनी को नहीं बुलाया गया है। फिर टोनी अपने आप ही अपनी ऑडी लेकर वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर उसे पेपर पोर्ट्स मिलती है, उसके साथ वो थोड़ी देर डांस करता है और उसके बाद फिर वो एक रिपोर्टर से पता चलता है कि उसके हथियार अभी भी गैर कानूनी तरीके से बेचे जा रहे हैं और ख़रीदे जा रहे हैं। और फिर गाइस टोनी वापस अपने घर आता है और अपनी लैब में चला जाता है। उसके बाद वो गाइस अपनी लैब में जाकर उसे पता चल जाता है कि पिछली बार जब उसका सूट जमा था तो वो आयरन सूट है इसलिए जमा था, इसलिए इस बार वो टाइटेनियम धातु का प्रयोग करता है और उससे सूट बनाता है जो कि रेड और गोल्डन कलर की होती है, जिस सूट को गाइस हम मार्क 3 के नाम से जानते हैं। उसके बाद वो गाइस यिनसेन के गांव में जाता है क्योंकि मरने से पहले यिनसेन उसे बताता है कि वहाँ पर उसका परिवार है, जिन पर वो न्यूज़ देखता है कि आतंकवादियों ने वहाँ पर हमला कर दिया है और वो उन लोगों को किडनैप कर रहे हैं। तो टोनी अपना मार्क 3 सूट पहनकर वहाँ पर जाता है। गाइस वो उस गांव में पहुंचकर उन सब आतंकवादियों को मारता है और उन लोगों को सेफली वहाँ से छुड़ा लेता है और उसके बाद वो अपने कुछ हथियार भी उसे जो मिलते हैं उन्हें तबाह कर देता है और फिर वहाँ से वापस आ जाता है। उसके बाद गाइस वहाँ पर ओबेडाय स्टेन पहुँचता है जो कि आतंकवादियों से मिलता है और गाइस अब हमें पता चलता है कि ओबेडाय स्टेन जो कि टोनी के पिता का दोस्त था वो ही इस मूवी का विलन होता है जो कि टोनी को मरवाना चाहता है क्योंकि वो सारी कंपनी अपने नाम पर चाहता था, इसलिए अब वो उनसे जाकर मिलता है। तो वो उसे बताते हैं कि टोनी वहाँ से भागने के लिए एक सूट का प्रयोग करता है और वो उसे उस सूट की एक झलक दिखाते हैं और गाइस वो टोनी का वो सूट ले लेता है जो वो बनाकर जाता है क्योंकि वो आतंकवादी टोनी को मार नहीं पाते हैं, इसलिए ओबेडाय स्टेन उन सबको मार देता है और वहाँ से उस सूट को लेकर आ जाता है। उसके बाद तो टोनी पेपर को उसकी असलियत बताता है कि वही आयरन मैन है
जो कि मार्क 3 सूट को लेकर उड़ रहा था। पेपर पोर्ट्स यानी कि टोनी स्टार्क कंपनी में काम करने वाली उसकी सेक्रेटरी होती है, जो कि उससे कहती है कि वो उसके साथ अब काम नहीं करेगी क्योंकि उससे उसकी जान को खतरा है। तो वो उससे उसका काम करने के लिए मना कर देती है। टोनी उससे कहता है कि उसे मेन ऑफिस के कंप्यूटर की सारी फाइल उसे ला कर दे ताकि वो देख सके कि उसके हथियार किस किस को बेचे गए हैं। उसे एक पेन ड्राइव देता है और पेपर उस पेन ड्राइव को लेकर उसके मेन ऑफिस में जाती है। और वहाँ पर जब गाइस पेपर उस कंप्यूटर से फाइल निकाल रही होती है तो उसे पता चलता है कि ओबेडा स्टेन ही है जो कि सारी गैर कानूनी काम कर रहा है और उसने ही टोनी को किडनैप कराया था उन आतंकवादियों के द्वारा। उसमें उसे एक वीडियो दिखाई देता है। उसके बाद वहाँ पर एकदम से ओबेडा स्टेन आ जाता है। पर गाइस पेपर उस पेन ड्राइव में सारे डेटा को कॉपी कर लेती है और उसे ओबेडा स्टेन से बचाकर वहाँ से ले आती है। गाइस फिर वो मिलती है एजेंट कॉल्सन से और वो कॉल्सन को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब गाइस ओबेडा स्टेन अपने साइंटिस्ट की मदद से और वर्कर्स की मदद से एक नया सूट बना लेता है जो कि एडवांस होता है और मार्क 1 की तरह ही दिखता है। पर वो एक छोटा आर्क रिएक्टर नहीं बना पाता जिससे कि उस सूट को पावर मिल सके, क्योंकि वहाँ के जो साइंटिस्ट होते हैं वो इतने जीनियस नहीं होते कि वो एक छोटा आर्क रिएक्टर बना पाएँ। पर टोनी ने एक काम कर दिखाया था, इसलिए ओबेडा स्टेन अब टोनी के पास जाता है और उसका आर्क रिएक्टर ले लेता है और एक मशीन से उसे कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है और उसका आर्क रिएक्टर उसके सीने से निकाल कर ले जाता है। फिर गाइस टोनी ठीक हो जाता है और वो किसी तरह से अपने पुराने आर्क रिएक्टर की तरफ चला जाता है और अब वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो उठा नहीं पाता है। फिर उसकी जो मशीन होती है उस आर्क रिएक्टर को उसे दे देती है, पर वो उस आर्क रिएक्टर को अपने सीन में नहीं लगा पाता और नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ पर उसका दोस्त रोडी आता है जो उसकी मदद करता है और उसके सीने में उस आर्क रिएक्टर को लगाता है। पर गाइस टोनी का सूट ज़्यादा चार्ज नहीं होता, वो मार्क 3 को पहनता है और उड़ जाता है और ओबेडा स्टेन को रोकने के लिए चला जाता है। और गाइस जब पेपर पोर्ट्स ओबेडा स्टेन को गिरफ्तार करने के लिए जाती है शील्ड के एजेंट्स के साथ, वो सूट पहन लेता है और उन पर हमला कर देता है। पेपर बाहर की तरफ भागने लगती है और गाइस वो ओबेडा स्टेन को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसका सूट ज़्यादा चार्ज नहीं होता जिस वजह से वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। उसके बाद ओबेडा स्टेन को के साथ वो फाइट करने लगता है और गाइस टोनी ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। टोनी ऊपर आसमान की तरफ उड़ने लगता है और वो बहुत ऊपर चला जाता है। ओबेडा स्टेन भी उसका पीछा करते करते उड़ने लगता है और उस सूट को लेकर उड़ जाता है। ऊपर उड़ते उड़ते जब वो बादलों के पार पहुंच जाते हैं तो ओबेडा स्टेन टोनी का पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराने लगता है। तो टोनी कहता है कि बर्फ़ के जमने से कैसे बचोगे, क्योंकि गाइस टोनी ने पहले ही देख लिया था कि आयरन सूट के ऊपर बर्फ़ जमने लगती है जब वो बादलों से ऊपर पहुंच जाता है और हवा के कारण उस सूट पर बर्फ़ जमने लगती है। तो इसलिए टोनी ने अपना सूट टाइटेनियम का बनाया था, पर फिर भी लोग उसे आयरन मैन कहते थे। अब गाइस ओबेडा स्टेन नीचे गिरने लगता है और टोनी स्टार्क भी, क्योंकि टोनी के सूट में एनर्जी कम बच रही होती है। अब वो दोनों कंपनी के छत पर गिर जाते हैं और गाइस टोनी के सूट में एनर्जी कम बचती है और वो पेपर से कहता है कि वो जिस आर्क रिएक्टर के पास खड़ी है उस आर्क रिएक्टर को ऑन कर दे, जिससे कि आर्क रिएक्टर ऑन हो जाता है और सारी पावर ऊपर की तरफ फेंकने लगता है। ओबेडा स्टेन आर्क रिएक्टर के बिल्कुल ऊपर खड़ा होता है जिससे कि उसे ओवर पावर मिलने के कारण वो मारा जाता है। फिर दोबारा गाइस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिससे कि उस हादसे के बारे में पता चल सके। कोल्सन टोनी से झूठ बोलने के लिए कहते हैं, पर टोनी वहाँ जाकर कहता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ, जो कि गाइस इस फिल्म का बहुत ही बेहतरीन डायलॉग था। और गाइस फिर ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फिर इस मूवी का गाइस एक एंड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर दिखाया जाता है शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी आते हैं जो कि आयरन मैन से कहते हैं कि इस दुनिया में तुम ही एक सुपर हीरो नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे हैं। और वो गाइस उनसे एवेंजर्स इनिशिएटिव यानी कि एक सुपर हीरोज़ की टीम बनाने के लिए कहता है और यहाँ पर गाइस मूवी का एंड हो जाता है।